ध्रुवीकरण की राजनीति तो एकनाथ शिंदे और भाजपा ही कर रही है। ओवैसी की राजनीति या मुस्लिम राजनीति का जो उभार है, वो देश में मजबूरी के तौर पे है। भाई 125 अगर इन्होंने जीतवाए, तो इससे पिछला रिकॉर्ड देखिए, वो 250 से ऊपर मुसलमान जीते हैं। लेकिन चूंकि वहां आपके बंधुआ मजदूर के तौर पे वो जीते थे, यहां ये ओवैसी के बैनर तले जीते हैं, तो आप इसमें नाम ले रहे हैं। मुसलमानों की लड़ाई किसी के साथ नहीं है। मुसलमानों की लड़ाई अपने हित की रक्षा करने के लिए है, जो उसको संवैधानिक अधिकार है उसके लिए है। ये मजबूरी की राजनीति है। मुसलमान कभी भी अलग राजनीति नहीं कर रहा है। तो ध्रुवीकरण जो है वो कांग्रेस के सपोर्ट से कहिए भाजपा निकली, क्योंकि आरएसएस पहले उनके तरफ था। कांग्रेस ने ही अपने वक्त से मुसलमानों के साथ एक ठप्पा लगा दिया साहब यहाँ, कि उनको आतंकवादी का श्रेय कांग्रेस ने दिया, और कांग्रेस के वक्त में ये शुरू हुआ, दंगा नीति चलती रही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में जो परिणाम सामने आए हैं, चौंकाने वाले हैं। और ऐसी चर्चा है कि महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के जो परिणाम आए हैं, वो देश की दिशा और दशा तय करने वाली है। और इसी पर हम लोग राजनीतिक मंथन करेंगे। और मंथन में हम लोगों के साथ में है राजनीतिक विश्लेषक हैं अशफाक रहमान जी, आपका स्वागत है। और मेरे साथ में है हमारे सहयोगी अजरा और उजमा। अशफाक जी, सबसे पहला सवाल कि जो पहले महाराष्ट्र के सीएम थे एकनाथ शिंदे, अब मौजूदा समय में डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के बाद में जो परिणाम आया है, उसके बाद उनका बयान आया कि मुस्लिम लीडरशिप अगर होता है, उभार होता है देश में, देश की राजनीति में, तो वैसी स्थिति में देश के लिए खतरा है। नहीं, ये उनका एक अपना, ये कह सकते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं, इसको कहा जाए ओवैसी के, इसको वो मजबूरी की राजनीति कर रहे हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति तो एकनाथ शिंदे और भाजपा ही कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ओवैसी की एंट्री हुई महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में, और जिस तरह से उन्होंने 125 सीट पर जीत उन्होंने दर्ज की, देखिए, इसको लेकर के आप क्या मान रहे हैं कि बीजेपी की अगर वहां पर बढ़त मिली, बीजेपी अगर वहां पर सीट की, तो यहां पर ओवैसी का हाथ था? देखिए, राजनीति नफा नुकसान अपना देख करके करते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना नफा नुकसान समझा होगा, ठीक है ना। और राजनीति में लास्ट आवर में कौन किससे समझौता कर लेगा अपने फायदे में, वो कहा नहीं जा सकता। भाजपा का फायदा ओवैसी उठा लें, ओवैसी का फायदा भाजपा उठा लें। ये ओवैसी की राजनीति या मुस्लिम राजनीति का जो उभार है, वो देश में मजबूरी के तौर पे है। राजनीति क्या है? राज्य के विकास को कहते हैं कि विकास के लिए है, या देश के विकास के लिए आप कह लीजिए। मुसलमानों को जब ये लगने लगता है कि साहब हमारी बात कहीं कोई सुनता ही नहीं है, और हम किसी भी दल में शामिल रहते हैं आज़ादी के बाद से, तो हमको कहीं पर भी कोई जगह नहीं मिलती है जहां हम कोई काम कर सके ऐसा, जिससे कि वो उभार हो जाए। वो सिवाय फिल्म के हीरो के बाकी सब जगह पे वो दबता जा रहा है। और ये चीज जो है, कांग्रेस ने ही अपने वक्त से मुसलमानों के साथ एक ठप्पा लगा दिया साहब यहाँ, कि उनको आतंकवादी का श्रेय कांग्रेस ने दिया, और कांग्रेस के वक्त में ये शुरू हुआ, दंगा नीति चलती रही। तब भी मुसलमान हमेशा साथ में रहा किसी न किसी के। और अगर आज़ादी से पहले देखिए तो 1935 में आरएसएस ने ही अहमदाबाद में शुरू किया कि साहब हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रहेंगे, लेकिन भारत के मुसलमानों ने और हिंदुओं ने भी इस चीज़ को नकार दिया। ना तो जो पाकिस्तान में मुसलमान थे बड़ी संख्या में, ना वो आए, और ना भारत में जो मुसलमान थे वो वहाँ गए। ये एक राजनीतिक ये है, जिसको आप इतिहास में जाके देखेंगे तो आप पाएंगे भारत में आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं, और वहाँ भी बहुत बड़ी तादाद में हिंदू हैं, जो कि वहाँ के हिंदू। अच्छा, भारत की राजनीति में मुसलमानों की हिस्सेदारी कितनी है? भाई, जो इनकी आबादी है लगभग 20-22% की, हिस्सेदारी तो लोगों ने गोल कर दिया ना। ओवैसी या किसी मुस्लिम नेता का इंडिपेंडेंट जो उभार हो रहा है, वो इसकी मजबूरी है। वो पहले कांग्रेस के साथ सट के रहा। 47 के बाद से जितने भी चुनाव हुए, तो कहां कोई अलग से कोई पार्टी थी? मुस्लिम लीग नाम की चीज खत्म हो चुकी थी। वो हमेशा साथ में रहा। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोगों ने इस चीज को इतना दबाया, और मुसलमानों को लगने लगा कि साहब हमको सिर्फ गुलाम बना के इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें थोड़ा बहुत उभार आया। हैदराबाद में आप कह लीजिए ओवैसी साहब का आया, और आसाम में बदरुद्दीन अजमल का आया। ये मजबूरी की राजनीति है। मुसलमान कभी भी अलग राजनीति नहीं कर रहा है। तो ध्रुवीकरण जो है,
वो कांग्रेस के सपोर्ट से कहिए भाजपा निकली, क्योंकि आरएसएस पहले उनके तरफ था। पहले दिमाग में बैठाइए, आरएसएस पहले कांग्रेस को सपोर्ट करता था ब्राह्मणवादी राजनीति के चलते कि इंदिरा गांधी एंड फैमिली। क्या आप मानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक के चलते क्षेत्रवाद की जो राजनीति है वो पनपी है? कह सकते हैं क्षेत्रीय राजनीति का अलग अलग कारण है। उसमें क्षेत्रीय राजनीति जो उभरी है वो जातीय राजनीति का दूसरा रूप है। क्षेत्रीय राजनीति जहां भी उभरी है तो आप देखिएगा वहां पे जो बैकवर्ड, सुपर बैकवर्ड, यहाँ एससी पर एसटी। मुस्लिम वोट बैंक जो है इस्तेमाल हुई है क्षेत्रीय जो भी नहीं, political हम party हुई है? आपके पहले सवाल का ही जवाब दें कि बहुत स्पष्ट रूप में क्षेत्रीय जो राजनीति उभरी है वो जातीय उन्माद के नतीजे में, और जो बैकवर्ड क्लास की जातियां थी जिनको दबाया जाता रहा, उन्होंने अपने उभार के लिए शुरू किया। पहले शुरू उन्होंने किया और उन्होंने अपने साथ मुसलमानों को लिया, क्योंकि मुसलमानों का भी दमन हो रहा था, एससी एसटी और ओबीसी का भी दमन हो रहा था, तो उन्होंने उसका साथ लिया और साथ लेकर के, लेकिन बैकवर्ड राजनीति फिर आखिर में जाकर के उसी ध्रुवीकरण राजनीति यानी ब्राह्मणवादी राजनीति की तरफ बढ़ रही है या भाजपा की तरफ बढ़ रही है। इसी जातीय राजनीतिक जो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभरा, इसी की देखा देखी ओवैसी या दूसरे लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कहा कि भाई जब उनका हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है, और इस तरीके से इनका उभार हुआ। ये ध्रुवीकरण जो बहुसंख्यक समाज है वो पैदा करवा रहा है। भारत के मुसलमान कभी भी ध्रुवीकरण की राजनीति को नहीं मानते, ये टू नेशन थ्योरी को भी नहीं मानते हैं, और ना ही कभी ये आपने देखा होगा कि भारत में इतने लाखों दंगे, मतलब 50,000 से ज्यादा दंगे में जो जिसमें मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हुआ, उनकी संपत्ति जलाई गई, उनका सब कुछ किया गया, लेकिन एक मुसलमान आपको नहीं मिलेगा कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके खड़ा कि भाई आप मुस्लिम कंट्री हो हमको ले लो, या अरब कंट्री के किनारे पे जाके खड़ा कि भाई हमको ले लो। वो यही रहता है, यही मरता है, ये उसका देश है। तो अपने उभार के लिए उसने जो है ये किया। आप कह रहे हैं लेकिन मुसलमानों की अपनी पार्टी होनी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से धार्मिक उन्माद पे कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए। पहली चीज तो आप अपने सवाल में इस बात को दिमाग के ले लीजिए कि मुसलमानों की या हिंदू की अलग पार्टी जो होने लगती है, इससे उन्माद पैदा हो रहा है, ठीक है ना। पहले साथ थे, अभी मजबूरी के था। अब अगर अशोक कुमार नाम का कोई व्यक्ति पार्टी बनाता है तो उसको आप नहीं कहिएगा कि हिंदू पार्टी है, लेकिन अगर ओवैसी बनाता है तो आप उसको सवाल को टेढ़ा कर दीजिएगा कि मुसलमान की पार्टी है। वो मुसलमान की पार्टी नहीं, वो भारतीय नागरिक में जो संवैधानिक अधिकार उसको मिले हुए वो उसकी पार्टी है। आप उस ढंग से उसको लेके जाइए ना। आप लोग जब सवाल कीजिए तो सवाल में ही आपने उसको पैदा कर दिया कि साहब ये मुस्लिम है। मुसलमान अगर अछूत है क्या? अगर वो पार्टी बना रहा है तो वो मुस्लिम पार्टी कैसे हो जाएगी? जैसे हिंदू पार्टी बना रहा है तो उसमें आप क्यों नहीं कहते कि आप हिंदू पार्टी? लालू ने पार्टी बनाई तो आप क्यों नहीं कहते? बीजेपी का तो साफ दिखता है। बीजेपी ने तो जाहिर है कांग्रेस से के जो अच्छे बुद्धिजीवी थे वो वहां चले गए, और आरएसएस के बुद्धिजीवी थे, उनको अपनी सत्ता लानी है, ठीक है ना। और जहां तक देश में आज जो चल रहा है भारत में, उसको आप ये मान के चलिए कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है, ये सत्ता की राजनीति है। सत्ता की प्राप्ति के लिए ये ध्रुवीकरण किया जा रहा है, ये और धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने के लिए, और सही धर्म को नहीं पेश किया जाता, अधर्मियों के द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा, मुस्लिम नेतृत्व को उभरने क्यों नहीं दिया जा रहा? आपको उभरने से मुसलमानों को रोका किसने है? जैसे यादव साथ देने लगे लालू यादव का, साथ में मुसलमान जुट गए, थोड़े दलित जुट गए, उसी तरीके से मुसलमान भी अगर अपने आप को उभारें और अगर उनका सब मुसलमान साथ देने लगे, अभी उसी जो पहला सवाल इन्होंने किया महाराष्ट्र से संबंधित कि बीएमसी में माने महाराष्ट्र के चुनाव में, निकाय चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में इतने लोग 125, इसमें कौन सा बात है भाई? 125 अगर इन्होंने जीतवाए तो इससे पिछला रिकॉर्ड देखिए, वो 250 से ऊपर मुसलमान जीते हैं, लेकिन चूंकि वहां आपके बंधुआ मजदूर के तौर पे वो जीते थे, यहां ये ओवैसी के बैनर तले जीते हैं तो आप इसमें नाम ले रहे हैं। इससे पहले तो 250 वहां पर लोग थे और किसी ना किसी दल से संबंधित थे, तो वो घटे हैं, बढ़े नहीं है। अगर आप उसको इस नजरिए से देखिएगा तो वो संख्या घट गई है। तो अभी तक मुसलमानों ने अपना रोड मैप क्यों नहीं बनाया? बेचारे यहाँ पर बहुत बड़ी टीम जो है मुसलमानों के साथ क्या हो गया ना कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को अपनाने लगा, ठीक है। मुसलमानों ने अपने धर्म इस्लाम के बताए गए नियम को नहीं माना। जो आपका संविधान है देश का, इस्लाम का तरीका है, सबका साथ सबका विकास, समझ गए, और सबको एक जैसी। ये मुसलमान अपना रोड मैप क्या बनाएगा? उसको इतना डिस्टर्ब करके रखा जा रहा है अभी
पहले कांग्रेस के वक्त में एक नया नाम दिया गया, आतंकवादी। मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, पहले दिमाग में एकदम बिठा के रखिए। कोई भी अपराध कर लिया जाए, 4 ठो गरीब को पकड़ लिया गया, उसका नाम दे दिया गया, कोई गुनाह कोई साबित नहीं होता, 10 साल 20 साल जेल में रखा, उसके बाद वो गुनाह नहीं साबित हुआ, उसको छोड़ दिया गया। उस मामले में आप अभी देखिए। तो ऐसे ही कारण के वजह से ये कोई ओवैसी जैसा खड़ा हो जाता है, कोई अजमल साहब की तरह खड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब वो देश की दिशा से अलग नहीं है। इसको इस चीज को बढ़ावा भाजपा दे रही है कि साहब ये ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, मुस्लिम नेतृत्व उभर रहा है, उसी में कई आपको फर्जी मौलाना मिल जाएंगे जो कहें मैं मुस्लिम नेतृत्व उभरे नहीं। आपके कोई मदनी साहब हैं, उन्होंने टीवी पे आके बोला कि मैं मुस्लिम नेतृत्व को उभरने नहीं दूंगा। तो ये जो उभार की बात कह रहे हैं ना, ये वही फर्जी मौलाना है जो दलाली किसी और की करते और मुसलमानों के नाम की अपनी रोटी खाते हैं। वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ते, कभी ये नहीं जाते, वैसी इलेक्शन लड़ रहा है, जो संवैधानिक अधिकार उसको प्राप्त है उसके हिसाब से कर रहा है। जी। अच्छा, तो मुसलमानों की लड़ाई किससे है? बीजेपी से है, कांग्रेस से है, समाजवादी पार्टी से है, किससे है आखिरकार? मुसलमानों की लड़ाई किसी के साथ नहीं है। मुसलमानों की लड़ाई अपने हित की रक्षा करने के लिए है, जो उसको संवैधानिक अधिकार है उसके लिए है। इसको दूसरे रंग रूप में मत पेश कीजिए। उसकी लड़ाई किसी से नहीं है। अगर उसकी लड़ाई होती तो दंगे फसाद मुसलमान करते हैं, दंगे फसाद मुसलमान नहीं करते हैं, उनके ऊपर थोप दिया जाता। अभी जितना दंगा होता है मुसलमानों का ही नाम आता है उसमें। हाँ, इंडिया टुडे ने आज से 20-25 साल पहले एक रिपोर्ट छापी थी कि देश में जो दंगे होते हैं उसमें 99% संपत्ति जो जलाई और बर्बाद की जाती है मुसलमान की, जो जान की क्षति होती है वो 98% मुसलमान की होती है, और पुनः 99% जो गिरफ्तारी होती है वो मुसलमान की होती है। वो आरोपी होता नहीं, उसको आरोपी बनाया जाता है। ये एक ऐसा तरीका देश में पनपा है जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में मनभेद पैदा कर रहा है। यही मनभेद के तहत लोग जब कुछ नजर नहीं आ रहा है, वो अपनी हार है। ओवैसी के 125 सीट का जीतना आप देखती हैं तो देश में धार्मिक अगर आधार से देखिए तो वो मुसलमानों की हार है। मुसलमान उससे बहुत बड़ी संख्या में पहले आते रहे महाराष्ट्र चुनाव में, या कहीं भी नगर निकाय का चुनाव हो, वार्ड का चुनाव हो, उससे बड़ी संख्या में आते रहे। उनके बैनर तले आ गए तो इसको लोगों ने दूसरे ढंग से देख लिया। आपने इंडिया टुडे का जिक्र किया, तो वैसी स्थिति में राजनीतिक तौर पे मुसलमान को किसने किसने जो है परेशान किया? सबसे ज्यादा तो आप कांग्रेस को ही ले लीजिए। कांग्रेस ने ही मुसलमानों का बंटाधार किया। उसने हमारे देश में फर्जी मौलानाओं की एक इतनी बड़ी खेप पैदा कर दी। जो मुसलमान इस्लाम को मानता था वो अब कांग्रेस को मानने लगा। वो अपने खुदा से नहीं डरता है, वो दूसरे बहुसंख्यक समाज से डरता है कि ये मेरे को फायदा देंगे, ये मेरे को नुकसान देंगे। ये सबसे बड़ा नुकसान आजादी के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों को धार्मिक तौर से उन्हीं को किया, और उनकी तमाम चीजों को तबाह करने के लिए सारे रूल रेगुलेशन। एनआरसी किसका बनाया हुआ? कांग्रेस का। जीएसटी का बिल पहले कौन ला रहा था? कांग्रेस। आधार कार्ड सबसे टैग कौन कर रहा था? कांग्रेस। वो कर रहा था, भाजपा उसकी मुखालिफ थी। तो ये सारे काम जो हैं, जितने भी चीज हैं, मुसलमानों की चीजों को तबाह करने का, और उनको तबाह करने के लिए इनके यहां एक बहुत बड़ी खेप उसने मुस्लिम फर्जी मौलानाओं की पैदा कर दी, जिससे उब करके ये मुस्लिम राजनीति कहीं ना कहीं उभर रही है। ये प्रताड़ित लोग हैं, ये प्रताड़ना से उब करके सोच रहे हैं कि इस बहाने हम अपना कुछ ना कुछ कर लेंगे, हम अपने समाज का ही कर लेंगे। मुसलमान कभी अपने अकेले इसका नहीं सोचता, ये दिमाग में बिठा के रखिए। अगर आपको देखना है तो मुसलमानों के साथ रहने वाले लोग हमेशा सुरक्षित रहें। आप भारत में इतने हिंदू मर रहे हैं, बांग्लादेश में 2 ठो के साथ हुआ, तो बांग्लादेश तो पूरी तरह फॉलो कर रहा है भारत को। आप अरब में जाके देखिए, आप यूएई में देखिए, 30 से 40% वहां हिंदू हैं। एक हिंदू को कोई परेशानी नहीं है। यहां पे 20% है, तो आए दिन हर बात का जड़ में मुसलमान है। मुसलमान नमाज नहीं पढ़े, मुसलमान रोड पे नमाज नहीं पढ़े। आप सारे धार्मिक कार्यक्रम रोड पे करते हैं, मुसलमान करे तो बड़ी आपत्ति है, बहुत बड़ी आपत्ति है। घरों में नमाज पढ़े तो बरेली में सुना कि वहां भी तो गिरफ्तार ऐसा जो है मुस्लिम समुदाय को जो है आगे बढ़ाने के लिए, उनकी जो परेशानियां हैं उसको जो है राजनीतिक तौर पे सामने लाने के लिए लीडरशिप का तो होना बहुत जरूरी है। भाई लीडरशिप लीडरशिप कहा कुछ देर पहले कि ओवैसी के आने से जो है जो मुस्लिम समुदाय के जो भी वार्ड काउंसलर हैं उनकी संख्या कम हो गई है। हाँ, तो क्या मुस्लिम लीडरशिप क्या होना जरूरी नहीं है? नहीं, लीडरशिप ओवैसी की शक्ल में पनप रही हो
क्षेत्रीय आधार पे पनप रही हो, बस ये अपनी दिशा तय करे तो आने वाले, जैसे भाजपा कल 2 सीट पे थी, ये अपने साथ दलित को, बैकवर्ड को, या जो भी साफ सुथरे दिमाग के लोग हैं उनको मिला के बराबरी के साथ बांटे, जो जिस तरह संविधान में है, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दे। कहे भाई वैसी ही टीम का लीडर है, कोई बात नहीं है, लेकिन 20 से 22% भारत में मुसलमान है, तो 20 से 22% वो मुसलमानों को टिकट दे, 78% जो है कि नहीं, 78 से 80% हिंदुओं को टिकट दे, बिल्कुल वो सेकुलर के तौर पे आएगी। भारत जैसा देश या ऐसा देश जहां दुनिया में सभी धर्मों को माना जाता है, उसको सेकुलर ही कंट्री कहा जाता है। और भारत, आपने कहा कि ठीक है मुसलमानों के बारे में आप बता रहे हैं, ओवैसी के बारे में, लेकिन ओवैसी और इमरान प्रतापगढ़ी रैली को संबोधित करते हुए आपस में ही लड़ रहे हैं, मुसलमान आपस में ही लड़ रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? ये राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं, और हो सकता है आपको लग रहा हो कि मंच पर लड़ रहे हैं, लेकिन देखिए कभी चाय दोनों साथ ही पीते होंगे। उन्होंने सवाल भी उठाया कि बिहार में बीजेपी की सरकार ओवैसी नहीं बनाया है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहना चाहिए, ये राजनीति का अच्छा एक तरीका है। अब बेचारे इमरान प्रतापगढ़ी, आप अच्छे शायर हैं, वो नेता तो लेकिन हैं उनको नहीं। टुट्टा शायर कह रहे वो। वो तो थोड़ा बहुत कहा जाता है। आप देखिए ना, अभी लालू यादव को बेगूसराय के एमपी गाली नहीं देते हैं, लेकिन जब बैठ के चाय पीना हो तो साथ नहीं पीते हैं। लालू जी मोदी जी को नहीं देते हैं, लेकिन मोदी जी आएंगे तो लालू जी जाकर के तो उनका हाथ ऐसे पकड़- लीडरशिप अगर जो है अगर उभर रहे हैं तो फिर उनके समुदाय का, कौम का क्या होगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी समुदाय। देखिए एक बात बहुत क्लियर समझ लीजिए, धार्मिक आधार पर राजनीतिक दल का उभार उस देश को क्षति पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया है। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था को आपको बिगाड़ना है, वहां धार्मिक उन्माद फैलवा दीजिए। ये विदेशी ताकतें करती हैं, ये समझ लीजिए, विदेशी ताकतें करती के साथ भारत उभर रहा है। अभी एक सीधा सैंपल देखिए, छोटा सा, हम भारत में नहीं देते, बांग्लादेश बहुत तेजी से उभर रहा था मार्केटिंग में और विदेश व्यापार में, बहुत तेजी से। उनके यहां क्या किया गया? धार्मिक उन्माद पैदा किया गया, उनकी सारी अर्थव्यवस्था 4 दिन में चरमरा जाएगी। और धार्मिक उन्माद के बाद का क्या मतलब है कि जो वहां पर अल्पसंख्यक है वो भारत की नकल में वहां पे उसको दबाने लगे, या कहीं हत्या कर दिया, या जो कुछ जला दिया, ये कर दिया। ऐसा तो भारत में रोज हो रहा है। लेकिन यहां के देश को देखिए, उस ध्रुवीकरण की राजनीति में यहां के लोग जो है उस 2-4 को पकड़ रहे हैं, अपने यहां मारा जा रहा है। मंदिर, एक राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में, पूरे दुनिया में हंगामा खड़ा किया। आज जाके बनारस में देख लीजिए, इतनी मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, खुलेआम तोड़ी जा रही, कहीं मीडिया पे नहीं है। तो कहने का मतलब है कि साहब, ये धार्मिक उन्माद एक अलग चीज है। धार्मिक राजनीति, धार्मिक आधार पर राजनीति का बढ़ावा उस देश को बर्बाद करने के लिए काफी है। मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा तबाह किसने किया है? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने। ये आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस ने ही किया है? सीधी सीधी सी बात है। आजादी के बाद सत्ता किसके हाथ में रही? पहला 50 साल तो उनको किसी ने हिलाया नहीं। उन्होंने जो है मुस्लिम राजनीति को अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए 90% बर्बाद कर दिया। अब तो जो बेचारा बचा हुआ है मुसलमान, वो बर्बाद हो चुका तो है। कांग्रेस तो चीख चीख के बोलती है कि वो सभी समुदाय के लिए कर रही है, खास करके हाँ, वोट मुसलमानों के लेने के लिए। समय, आप वोट लेने के समय ऐसा करते हैं। इंदिरा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, ये वहीं से इलेक्शन लड़ते हैं जहां मुस्लिम बहुमत में होते हैं, उसी जगह से लड़ते हैं। और जब उन्हीं के इससे लड़ते हैं, उनका अपना कोई वोट बैंक अलग से है नहीं। आप अभी भी जो वायनाड से जीत के आए, तो आप देखिए वहां 80% मुसलमान है, जैसे यहाँ किशनगंज में है, तो वहां से वो जीत के आते हैं। मुसलमानों ने हमेशा देश की राजनीति को जैसा संविधान बनाया गया वैसा माना। तो क्या मुसलमान यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं कि असली दुश्मन उनके कौन है? समझ रहे हैं, उसी की तलाश में तो कुछ लोग हो रहे हैं। अब ये हार करके जो जीतेंगे ना, जैसे ओवैसी का 125 सीट महाराष्ट्र में जीतना, ये मुसलमानों की बहुत बड़ी हार है, लेकिन ये जीत का पहला कदम है। जिस दिन इस कौम के लोग मुत्तहिद होके हारने के लिए तैयार हो जाएंगे, वही उनके जीत का पहला दिन होगा। तब जब ये होंगे, तब ये अपने नेता को मानेंगे, तब वो राजनीतिक गठबंधन में जाएंगे। मुसलमानों की अपनी पार्टी होना चाहिए कि नहीं, नेशनल वाइड? क्योंकि क्षेत्रवाद में अगर देखें तो यूपी में है, अयूब साहब हैं, अजमल साहब वहाँ शाम में हैं, और ओवैसी साहब जो हैदराबाद में है, हालांकि महाराष्ट्र और बिहार में तो इन कर गए हैं। तो ये जो है नेशनल वाइड जो है मुस्लिम पार्टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप भाजपा से न पूछिए। भाजपा जब एक दिशा तय करेगी
तो प्रताड़ित मुसलमान कहाँ जाएगा? प्रताड़ित मुसलमान जो है किसी ना किसी एक बैनर को पकड़ेगा तो हो सकता है उसको अपना ही गोतिया नारा बढ़िया लगता हो, अब उसमें ओवैसी आ जाए देश के नेता के तौर पे, ऐसा भाजपा अगर चाहेगी तो हो जाएगा। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।